students, welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Friends, our subject is power plant engineering. Subject code is KME 076. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Friends, today we will discuss dust collection systems. What is dust? आपको ये पता होना चाहिए what is dust. So देखिए friends, whenever we are burning the solid fuel or especially coal in the boiler furnace, right? बहुत सारा क्या होता है, वोलेटाइल मटेरियल होता है जो बर्न हो जाता है, बट देर आर सम रेजिड्यू सॉलिड पार्टिकल्स जिसको हम ऐश कहते हैं. सम ऐश कंटेंट आर फ्लोट इन द एयर. तो जो ऐश कंटेंट एयर में फ्लोट होते हैं वो दो तरीके से फ्लोट होते हैं, या तो स्मोक की फॉर्म में या डस्ट की फॉर्म में. अब स्मोक की फॉर्म में अगर फ्लोट हो रहे हैं, स्मोक क्या इंडिकेट करता है? स्मोक इंडिकेट करता है फॉल्टी डिज़ाइन. स्मोक नहीं चाहिए हमें, ध्यान रखिए, स्मोक नहीं चाहिए. Dust particles are mainly fly ash particles which are well mixed with air, and the size of dust particle is always measured in microns. Microns आप जानते हैं ना, एक माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन इज 10⁻⁻6 मीटर. ठीक है, देखिए ये मैंने एक आपको डायग्राम यहाँ पर बना करके दिखाया हुआ है. आप देख सकते हैं कि किस पार्टिकल को हम डस्ट कहेंगे, किसको स्मोक कहेंगे. अगर पार्टिकल का साइज़ 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन के बीच में है, आप देख सकते हैं 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन के बीच में है, तो इसको हम स्मोक कहेंगे. और इसको हटाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ESP, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, उसको यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर साइज़ 1 माइक्रोन से लगभग 100 माइक्रोन तक है, इसको डस्ट कहेंगे. इसको हटाने के लिए ESP भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एंड मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर भी कुछ को हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन देयर आर सिंडर्स हुज, अगर साइज़ जो है डस्ट का ये 100 माइक्रोन से ज़्यादा है, इसको हम सिंडर्स कहते हैं. और इसको रिमूव करने के लिए मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर्स ही यूज़ होते हैं. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्मोक की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ स्मोक. स्मोक को कैसे रिमूव करते हैं? अब देखिए स्मोक होता कहाँ से है? स्मोक होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन से. अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन है तो स्मोक होगा, राइट. स्मोक इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन. द साइज ऑफ स्मोक पार्टिकल इज लेस देन 1 माइक्रोन एंड स्मोक इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू डिस्पोज इन द एटमॉस्फेयर. कभी भी स्मोक को हम एटमॉस्फेयर में डिस्पोज नहीं करना चाहते. क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, एक तो सबसे पहले क्या है, इनकम्प्लीट कंबस्शन. अब इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब है कि उसमें फ्यूल पार्टिकल्स हैं. सो इससे क्या होगा कि इट्स ए बिग लॉस टू द इंडस्ट्री एंड लॉस ऑफ हीटिंग वैल्यू. सो इकोनॉमिकली लॉस भी है, हीटिंग वैल्यू का लॉस भी है. एटमॉस्फेयर में अगर आप स्मोक करते हो तो आप क्या करो, आप एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हो. सो एटमॉस्फेयर बिकम अनहेल्दी. ठीक है, इट कोरोड द मटेरियल. इसके बाद क्या, इट डार्कन द पेंट एंड गिव लोअर स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस. जहाँ भी स्मोक होगा वहाँ धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाएगा. पेंट किया हुआ है पाइप पर, चिमनी पर आपने, सो वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी. और ब्लैक होने से क्या होगा, वहाँ पर बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आएगी. सो इसीलिए हम चाहते हैं कि स्मोक को रोक लिया जाए. ठीक है, सो अब हम बात कर रहे हैं कि जो अच्छा डस्ट कलेक्टर है वो कैसा होना चाहिए. जो भी डस्ट कलेक्टर, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये कितना भी फाइन पार्टिकल हो डस्ट का, 1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन या उससे भी कम, उन सभी को रिमूव कर सके, क्योंकि इट इज़ ए डस्ट कलेक्टर, उन सभी को रिमूव कर सके. ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि उसकी ऑपरेशन कॉस्ट यानी रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों कम होनी चाहिए. और उसके साथ साथ उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल कॉस्ट ये भी कम होनी चाहिए. 3 ही तरह की कॉस्ट होती हैं, कैपिटल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट. तो ये तीनों की तीनों कॉस्ट हमें कम चाहिए. ठीक है, रेजिस्टेंस टू इरोजन बाय फ्लाई ऐश. ये जो फ्लाई ऐश है ये इसको इरोड ना कर सके, मेटल को इरोड ना कर सके. इट ऑक्यूपाई मिनिमम फ्लोर स्पेस. ध्यान रखिए क्योंकि फ्लोर स्पेस की लिमिटेशन है. वर्टिकल आप कितना भी ले जा सकते हैं ऊपर स्काई तक, है ना, बट फ्लोर स्पेस की लिमिटेशन है. सो फ्लोर स्पेस कम से कम कंज्यूम करना है. और एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए एट ऑल लोड्स. कोई भी कंडीशन है, कम लोड है, ज़्यादा लोड है,
तो एफिशिएंसी हमें ज़्यादा चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डस्ट कलेक्शन एंड देयर डिस्पोजल। इन कोल फायर्ड बॉयलर द फ्लू गैस हैव सर्टेन पार्टिकल ऑफ सॉलिड मैटर which are called smoke or dust. If particle size are 1 to 100, it is called dust. If it is more than 100, it is called cinder, and if it is less than 1, it is called smoke. So total dust collector जो भी अवेलेबल है उनको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल की मैं बात करता हूँ, मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर आर ऑल्सो कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, ड्राई एज वेल एज वेट। ड्राई डस्ट कलेक्टर अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटेशनल है एंड साइक्लोनल है, दो हैं जिनमें ड्राई है। और वेट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्प्रे, पैक्ड एंड इम्पिंजमेंट, तीन तरह के वेट डस्ट कलेक्टर्स आर अवेलेबल हियर। ठीक है, अब देखिए, जो मैं ड्राई टाइप डस्ट कलेक्टर की बात करता हूँ सबसे पहले, तो इसमें मैंने आपको दो बताए, ग्रेविटेशनल एंड साइक्लोन। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं। ग्रेविटेशन में तीन तरह के डस्ट कलेक्टर होते हैं। यहाँ पर थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज कि जस्ट सडन एनलार्ज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये पाइप है, सडन एनलार्ज द क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ही आप सडन एनलार्जमेंट करेंगे प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होने से क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगे। अब बिकॉज दीज आर मिक्स इन विद द एयर, सो एयर तो यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, एयर यहाँ से क्रॉस होगी और ये डस्ट पार्टिकल यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे और इस पाइप के थ्रू यहाँ पर ये ऐश पिट में ये जो भी स्टोरेज हमने बनाई हुई है यहाँ पर फ्लाई ऐश के लिए, डस्ट पार्टिकल के लिए, वहाँ पर आ गई है। ठीक है, सेकंड वर्किंग जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज सडन चेंज, एब्रप्ट चेंज इन द फ्लो डायरेक्शन। देखिए, जैसे ही ये यहाँ पर आ रहे हैं, ये यहाँ पर आ रहे हैं, एकदम ऐसे चेंज किया हमने, यहाँ पर हमने सडन चेंज। सो सडन चेंज होने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं दे विल कोलाइड इटसेल्फ, और आपस में जब ये कोलाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये हैवी पार्टिकल्स विल सेटल डाउन और एयर विल मूव फ्रॉम हियर। थर्ड कंडीशन जो यहाँ पर, थर्ड प्रिंसिपल जो है कि वी आर प्रोवाइडिंग बेफल्स इन द पैसेज ऑफ एयर एंड डस्ट। सो व्हेन एयर विद डस्ट पार्टिकल्स स्ट्राइक विद द बेफल्स, सो जैसी एयर जो है डस्ट पार्टिकल के साथ साथ जो एयर जा रही है ये बेफल से स्ट्राइक करेगी, डस्ट पार्टिकल विल सेटल डाउन एंड एयर विल क्रॉस द बेफल्स। सो ये तीन तरह के सेपरेटर्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल में। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ तो दीज आर वेरी सिंपल इन अरेंजमेंट एंड दे हैव वेरी लेस कैपिटल कॉस्ट एज वेल एज ऑपरेशनल कॉस्ट। बिकॉज यहाँ पर कोई मोटर यूज़ नहीं कर रहे, कोई और रनिंग कॉस्ट के लिए कुछ नहीं है, एक बार आपने सिस्टम बना दिया इट विल वर्क। अब डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ, सो ओनली लार्ज साइज एंड हैवी पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जिसका पार्टिकल छोटा है या वेट कम है, जिसका मास कम है, उसको रिमूव करना आसान नहीं है यहाँ पर। सॉरी, बल्क एंड रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस, सो दीज आर वेरी हैवी एंड दीज रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस। इसके बाद हमने यूज़ किया साइक्लोन सेपरेटर। आप देख सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर के लिए अगर आप देखें तो हमने एक सेपरेटर यूज़ किया हुआ है। ये टॉप व्यू आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में अगर आप देखते हैं तो दिस इज़ द एंट्री ऑफ द एयर प्लस डस्ट। एयर और डस्ट यहाँ पर एंटर कर रही है मिक्स, और इस तरीके से हमने इसको एंट्री दिया। आप देख सकते हैं कि रेडियल एंट्री है, राइट, स्ट्रेट नहीं है, रेडियल एंट्री है, सो दैट इट क्रिएट साइक्लोन। मीन्स यहाँ से ये इनलेट हुआ और ये इस तरीके से इट विल क्रिएट ए साइक्लोन। और जब ये साइक्लोन बॉटम में पहुँच जाता है यहाँ से ये इट विल अलाउ टू मूव वर्टिकल, और यहाँ पर फिर से एक छोटा सा वेसल बनाया हुआ है जिसपे यहाँ पे फिर से साइक्लोन क्रिएट होगा, इसका फिर से साइक्लोन क्रिएट होगा इसका यहाँ पर, और यहाँ से केवल एयर बाहर जाएगी यहाँ से, राइट। इन दिस वे क्या होगा कि जो भी ऐश है, ऐश विल कलेक्ट एट द बॉटम। सो साइक्लोन इज ए सेपरेटिंग चैम्बर वेयर हाई स्पीड गैस रोटेशन इज जनरेटेड फॉर सेंट्रीफ्यूजिंग द पार्टिकल फ्रॉम द कैरिंग गैस। क्लियर? यूजुअली देयर इज एन there is an outer downward flowing vortex which turn into an inward flowing vortex. Involute at inlet, sufficient velocity and pressure drops are responsible to create the vortices. The performance of cyclone dust collectors depends on volume of gas handle, the inlet velocity and temperature, diameter to height ratio of cyclone chamber, loading of dust particle in the gas and the
गैस करेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसके ऊपर डस्ट साइक्लोन डस्ट कलेक्टर की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। आप देख सकते हैं ना वॉल्यूम ऑफ, देखिए नंबर 1, अगर कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ गैस हैंडल, नंबर 2 पर आप ये बता सकते हैं इनलेट वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, नंबर 3 पर आप बता सकते हैं डायमीटर टू हाइट रेशियो ऑफ साइक्लोन चैम्बर, लोडिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल, नंबर 4 पर आप बता सकते हैं गैस करेक्टरिस्टिक्स। सो ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं और कभी कभी ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब इसकी मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता हूँ। एडवांटेज की बात ये है कि देखिए बिगर पार्टिकल्स के लिए तो ये बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि साइक्लोन है, डस्ट है, वेट ज़्यादा होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। लो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ देयर, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट एंड ऑल्सो ऑपरेशन कॉस्ट इज़ वेरी लेस। विद इंक्रीजिंग लोड एफिशिएंसी विल इंक्रीज, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद नीचे बॉटम में सेटल डाउन होते जाएंगे। बट अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करता हूँ डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर मोर पावर टू प्रोड्यूस हाई वोर्टेक्स क्रिएट करना, इस तरीके से वोर्टेक्स क्रिएट करने के लिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्सो इट नीड मोर स्पेस, राइट। और जैसे जैसे पार्टिकल्स का साइज़ कम होता जाएगा, मीन्स फाइननेस इंक्रीज होती जाएगी पार्टिकल्स की, इट्स एफिशिएंसी विल डिक्रीज। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे वेट टाइप डस्ट कलेक्टर। अब मैंने नाम दिया वेट। वेट का मतलब क्या है कि इसको हम किसी तरीके से डस्ट को वेट करते हैं, ठीक है। तो वेट टाइप डस्ट कलेक्टर को हम स्क्रबर्स भी कहते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज पावर प्लांट्स, सो केमिकल न्यूट्रलाइजेशन इज़ नीडेड बिफोर पॉल्यूटिंग वाटर गेट डिस्चार्जेज। अब देखिए ये एक वेट टाइप का डस्ट कलेक्टर आप देख रहे हैं। इन दिस वेट टाइप डस्ट कलेक्टर, देखिए ये एक आउटर बॉडी है डस्ट कलेक्टर की, आप देख रहे हैं, दिस इज आउटर बॉडी ऑफ डस्ट कलेक्टर, राइट। और यहाँ से हम गैस को सप्लाई करते हैं, द गैस यू कैन से एयर विच कंटेन द डस्ट पार्टिकल, ये यहाँ से सप्लाई करते हैं और यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिस्क हमने रखी विच कैन रोटेट, और यहाँ पर एक पाइप हमने सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये जो पाइप है, इस पाइप में बहुत सारे नोज़ल हमने लगाए हुए हैं और वाटर यहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं। और जब आप वाटर यहाँ से सप्लाई करेंगे, यू विल स्प्रे द वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज नोजल्स, सो एज एंड व्हेन दिस डस्ट लेडन गैस विल कम्स इन कॉन्टैक्ट, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या होगा कि ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये डस्ट पार्टिकल्स को हैवी कर देंगे एंड ड्यू टू ग्रेविटी डस्ट पार्टिकल विल सेटल डाउन, और क्योंकि वाटर है तो वाटर और डस्ट यहाँ से बाहर आ जाएगा एफ्यूलेंट की फॉर्म में। सो ये जो एफ्यूलेंट है, अब इस एफ्यूलेंट को आप डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकते और डायरेक्ट रीयूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें क्या है वाटर के साथ ऐश मिक्स है और मैंने आपको बताया था कि ये फिर एसिड फॉर्म करती है ये। सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पहले फ़िल्टर यूज़ करने होंगे, वाटर को और ऐश को सेपरेट करना होगा, और उसके पश्चात उसके बाद आपको वाटर को ट्रीट करना होगा। ट्रीट वाटर को यू कैन रीयूज़ इट, और इफ़ यू वांट यू कैन डिस्चार्ज इट इनटू द वाटर बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डस्ट कलेक्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल डस्ट कलेक्टर। और इलेक्ट्रिकल डस्ट कलेक्टर में क्या होता है कि एक ही डस्ट कलेक्टर, इलेक्ट्रिकल डस्ट कलेक्टर में, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इन शॉर्ट इट इज़ नॉन एज ESP। सो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि ESP क्या है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको यही बताना है कि ESP जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और या इलेक्ट्रिकल, आपको इलेक्ट्रिकल डस्ट कलेक्टर भी पूछा जाता है तो भी आपको यही लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यही आपको बताना है वेदर इलेक्ट्रिकल और ESP, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है इसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ESP की, जैसे इट वर्क एफिशिएंटली ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल, तो ये जो है ESP, डस्ट पार्टिकल का साइज़ कितना भी कम हो ये इफ़ेक्टिव है, ध्यान रखिए। दिस इज़ द ओनली प्रेसिपिटेटर, ओनली डस्ट कलेक्टर विच इज़ वेरी मच इफेक्टिव ऑन द ऑल साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कितना भी कम हो ये इफ़ेक्टिव है। अगर ये इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर इसके आगे कुछ नहीं है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, 99% से भी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इसके, सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज,
ionizing and collecting electrodes, dust removal mechanism and shell to house elements. So these are the various parts. अब देखिए आपको एक रफ डायग्राम, एक लाइन डायग्राम यहाँ पर हम एक बना करके दिखा रहे हैं. दिस इज़ अ टोटल लाइन डायग्राम. इनिशियली 440 वोल्ट्स 50 मेगाहर्ट्ज 3 फेज सप्लाई इज अवेलेबल. इस 3 फेज सप्लाई को कंट्रोल का चैम्बर है, ये यहाँ से क्रॉस किया और ये एक ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर. इस हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में इस वोल्टेज को हम और भी ज़्यादा हाई कर देते हैं. कितना हाई करते हैं? 32 इतना हाई करते हैं कि रेक्टिफायर जो कन्वर्ट करें तो ये डीसी में कन्वर्ट हो जाए और इसकी रेंज हो जाए 3200 किलो वोल्ट. ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा है. 30 से 100 किलो वोल्ट डीसी. ध्यान रखिए डीसी सप्लाई है, अभी एसी नहीं है. हमने रेक्टिफायर यूज़ किया. रेक्टिफायर का फंक्शन ही है कि इट विल कन्वर्ट एसी इनटू द डीसी. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं. देखिए रेक्टिफायर को हमने ग्राउंड किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रोड ये है, ये आप देखिए सेंट्रल इलेक्ट्रोड है जिसको हमने नाम दिया एमिटिंग इलेक्ट्रोड. ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है. और दूसरा इलेक्ट्रोड है ये आउटर बॉडी, इसकी आउटर बॉडी जिसको हमने नाम दिया है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड. ये देखिए ये कंप्लीट आउटर बॉडी है ये. ठीक है. अब देखिए नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ से डस्ट लेडन गैस को सप्लाई किया जाता है. क्लियर. जब डस्ट लेडन गैस यहाँ से सप्लाई होती है, ये जो सेंट्रल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड, एमिटिंग इलेक्ट्रोड, इट एमिट द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है. और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ ये जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पर जाकर के स्टिक हो जाते हैं. ठीक है. यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए जाते हैं सो दैट कि कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ से वापस ना जा पाए. और यहाँ से क्लीन गैस को हम बाहर कर देते हैं. इसकी एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 99.99% तक इसकी एफिशिएंसी क्लेम की जाती है. क्लियर. और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसके बाउंड्री पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं. जब काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं तो मैकेनिकली एक बार इसको स्ट्राइक किया जाता है. किसी भी तरीके से एक सिस्टम बना हुआ होता है, मैनुअली नहीं करते हैं, एक सिस्टम बना हुआ होता है. और लेट से एक हैमर यहाँ पर है जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, लेट से आफ्टर 2 मिनट्स और आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 5 मिनट्स, ये यहाँ पर एक बार स्ट्राइक करेगा. एक बार स्ट्राइक करेगा. स्ट्राइक करने से सारे डस्ट पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं. समटाइम इट इज़ ड्राई और समटाइम क्या होता है इसको वेट भी यूज़ कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्ट्राइक करने की जगह यहाँ पर ऑयल की एक लेयर ऑयल यहाँ पर सर्कुलेट हो जाए और वो ऑयल सारे डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करके नीचे ले आए. ठीक है. अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा राइटअप अगर लिखना हो तो बड़ा क्रिस्प में हमने राइटअप लिखा हुआ है दैट दिस प्रेसिपिटेट हैज़ 2 सेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड मेंटेन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन दैम एट वेरी हाई वोल्टेज. कितना वोल्टेज था याद है? 3200 किलो वोल्ट डीसी. ठीक है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आयोनाइज द डस्ट पार्टिकल पासिंग थ्रू इट, अट्रैक्टिंग दैम टू द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट चार्ज and that is collecting electrode. The high voltage system maintain negative potential of 30,000 to 60,000 volt, sometime up to 100,000 volt, and collecting electrode is ground. ठीक है. सो एक्यूमुलेटेड डस्ट फॉल ऑफ व्हेन कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रैप्ड मैनुअली. मैंने बताया ना कि एक सिस्टम बना देते हैं कि हर आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वहाँ पर एक स्ट्राइक किया है, ऐसे हैमर मारा है कैसे, तो उससे सारे रैप्ड हो जाते हैं और वो डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाते हैं. क्लियर है या नहीं? एवरीथिंग इज़ क्लियर. ओके. अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की. देखिए इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम केवल यही नहीं करते कि केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया और हमारा काम ख़त्म हो गया. ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि अगर सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से आप रोकने की कोशिश करेंगे सो काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. सो हम पहले क्या करते हैं, पहले मैकेनिकल टाइप के डस्ट कलेक्टर लगा देते हैं. जैसे मैंने आपको 3 तरह के बताए थे ना, उन तीनों को लगा दीजिए पहले. सो पार्ट ऑफ द डस्ट जो है वो काफ़ी सारी डस्ट को वो कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो बच जाएगी डस्ट उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के पास भेज दिया जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से क्रॉस किया जाता है सो दैट वहाँ से वो कलेक्ट कर सके.
ठीक है। तो अब इसके एडवांटेज है, वेरी फाइन डस्ट कैन बी रिमूव एफिशिएंटली। कितने भी डस्ट के पार्टिकल फाइन है, मीन्स अगर स्मोक पार्टिकल्स भी हैं, स्मोक के भी पार्टिकल्स को यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया ना, अगर सारे के सारे को यहाँ पर कलेक्ट कर लोगे तो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर पावर सप्लाई चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इजी टू ऑपरेट, आपने लगा दिया, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक, मैनुअली कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो हैमर स्ट्राइक करना है, रैपिंग करनी है, वो भी मैनुअल नहीं है, it is automatically. We can have a system, cam follower system or something, we can have a system, so after a certain interval of time it will wrapped, ठीक है। सो मैनुअली कुछ भी ऑपरेट नहीं करना, लो मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस है, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट तो कुछ है ही नहीं। आप देखेंगे सारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कंट्रोल पैनल इज़ देयर, राइट, ट्रांसफार्मर इज़ देयर एंड रेक्टिफायर इज़ देयर, सो एवरीथिंग इज़ देयर। सो कंप्लीट क्या है, सारा की सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। सो मेंटेनेंस इज़ वेरी लो। डस्ट इज़ कलेक्टेड इन ड्राई फॉर्म, यस, यहाँ पर डस्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ड्राई फॉर्म में, बट मैंने आपको बताया ना, अगर आप दोबारा से इस डायग्राम को देखेंगे तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑयल भी सप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑयल भी सप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक ऑयल बिल्कुल वॉल के साथ साथ ऑयल को सप्लाई किया, और वो जो ऑयल है ये इस डस्ट को वॉश करके ले आता है। क्योंकि ये जो हैमरिंग आप कर रहे हैं, इस हैमरिंग करने से क्या होगा, इस हैमरिंग करने से यहाँ पर नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। और अगर आपको नॉइसी ऑपरेशन नहीं चाहिए या नॉइसी ऑपरेशन को कंट्रोल करना है, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैमर यू कैन यूज़ ऑयल हियर। और जब आप ऑयल यूज़ करेंगे तो इट विल बिकम वेट टाइप, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो ड्राई टाइप और वेट टाइप में क्या डिफरेंस होगा, ड्राई टाइप में केवल हैमर यूज़ कर रहे हैं, वेट टाइप में इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैमर वी आर यूजिंग ऑयल। और ये जो ऑयल है ये इस सारे को लेकर के नीचे आ जाएगा। अब देखिए ऑयल और डस्ट पार्टिकल्स दोनों मिक्स हो गए हैं। सो नाउ आपको ऑयल को सेपरेट करना है, सो यू नीड सम फिल्टर्स, सो आपको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको, इफ़ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट दिस कॉस्ट, देन यू कैन यूज़ द वेट सिस्टम। अगर आपको ये कॉस्ट नहीं इन्वेस्ट करनी है, देन यू कैन यूज़ ड्राई सिस्टम। ड्राई सिस्टम के आपको केवल नॉइज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये तो एडवांटेज थे। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। हाई कैपिटल कॉस्ट, यस, कैपिटल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। हाई कैपिटल कॉस्ट क्यों है कि ये बहुत महंगा होता है, इतना आसान नहीं है। आपको इसके सारे इक्विपमेंट चाहिए, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल पैनल चाहिए, आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके, यूनिट रेक्टिफायर जो उस हाई वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कर सके। इसके साथ साथ ये सारा सिस्टम आपको चाहिए। सो इट इन्वॉल्व, इट अट्रैक्ट हाई कैपिटल कॉस्ट, राइट। इसके साथ साथ क्या, स्पेस रिक्वायरमेंट इज हाई, इस सारे इतना सारा सेटअप को रखने के लिए जगह चाहिए। सो स्पेस रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई, क्लियर है। विद इंक्रीज इन गैस वेलोसिटी डस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस, यस। मैंने आपको बताया ना कि अगर सारा के सारा आप चाहेंगे कि इसी से हम कलेक्ट कर लें तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे, कितने को वो कलेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो लार्ज साइज डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको मैकेनिकल तरीके से, मैकेनिकल सिस्टम से कलेक्ट कर लेते हैं, और स्मॉल डस्ट पार्टिकल साइज़ को हम इसके तरीके से डस्ट कलेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश ये करते हैं कि कोई और सिस्टम भी यूज़ करें जिससे कि इसकी एफिशिएंसी कम ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा गैस आप इससे क्रॉस करेंगे इसकी एफिशिएंसी उतना कम होगी, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ बाईपास, कि वो इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टैक्ट में ना आए और बाईपास हो जाए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हाई वोल्टेज चाहिए। सो हाई वोल्टेज का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने से क्या होगा, इसके ऑपरेशनल यानी कि रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ क्या, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है पावर प्लांट से। कहाँ से मिल रही है, जिस पावर प्लांट में आप पावर जनरेट कर रहे हैं उसी पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि कंज्यूमर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंपैरेटिवली कम मिलेगी इफ़ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। सो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका यही है कि आप मैकेनिकल सिस्टम भी यूज़ करें, और मैकेनिकल सिस्टम के साथ साथ आप
ESP को यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को यूज़ करें। उस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम जो डस्ट कलेक्शन है दैट विल बी डन बाय द मैकेनिकल सिस्टम, रेस्ट डस्ट कलेक्शन जो थोड़ी सी जिनके पार्टिकल्स काफ़ी थोड़े हैं और जो मैकेनिकल तरीके से हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम से यानी कि ESP से हम कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये और बता दूं कि इसकी जो एफिशिएंसी हमने कहा था 99.99% तक होती है, ये तब होती है जब आप बाकी सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने केवल इसी सिस्टम को यूज़ किया तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ अबाउट द ऑल डस्ट कलेक्शन सिस्टम्स। अगर कोई और डाउट है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप, सो यू कैन send your suggestions, you can send your feedbacks so that we can solve your problems, we can take your problems in our next lectures. Thank you very much.